नमस्कार। आज हम कक्षा नवम का पाठ एक प्रेमचंद पढ़ेंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बंगाल के बनारस के लहमी गांव में हुआ था। बनारस में उनका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में बनारस के लहमी गांव में। बचपन से ही गरीब परिवार में रहने के कारण पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं कर पाए थे। इनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा विभाग में नौकरी करने के बाद की इन्होंने, परंतु असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था उसमें सक्रिय भाग लेने के कारण इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य की ओर समर्पित हो गए। 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया था। प्रेमचंद की कहानियों में मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध और अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य की नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी इसी विशेषता के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। उनकी भाषा सरल, सजी और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। यहाँ पर उनकी एक कहानी दी गई है, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। अब हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब उसकी किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ करना चाहते हैं तो उसे हम कथा कहते हैं। यानी जो व्यक्ति एक नंबर का बेवकूफ़ होता है उसे हम गधे की उपाधि देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, यानी शेरनी बन जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को भी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब हुई सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, यानी वो हमेशा शोक में डूबा रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों ने के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। यानी जो ऋषि मुनियों में जितने भी गुण हैं वो लेखक को गधे के अंदर दिखाई देते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, लेकिन इंसान उसे क्या समझता है? बेवकूफ़ समझता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे नुकसान कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते,
चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो शायद सभ्य कहलाने लगते हैं। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय में ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणने बना दिया। गणने बनाना यानी गणना करने योग्य। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बेल। गधे के छोटे भाई को आम इंसान बेल कहते हैं। बेल भी एक सीधा और सरल प्राणी माना जाता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चा के ताव का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ़ों के में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बेल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका अपना स्थान गधे से नीचा है। जूरी काकी के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। जूरी काकी थी, उनके दो बेल थे, उनका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। यानी दोनों पछाई जाति बेलों की विशेष जाति होती है पछाई, वो जाति के थे, इसलिए वो देखने में सुंदर लगते थे और काम करने में एक्टिव थे। साथ में डील में यानी शरीर में भी वो हष्ट पुष्ट और ऊंचे थे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, यानी दो भाई की तरह प्रेम से रहने लगे थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठकर एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, यानी आंखों से ही वो मौन भाषा में ही बातें किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से ही, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता हो। होते ही गोलगप्पा होने लगता। गोलगप्पा यानी आनंद छा जाना। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति ने ये दोनों गोलगप्पा मिलनसारिता, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस व्यक्ति के दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दोनों बैल यही सोच रहते थे कि भाई हम एक दूसरे पर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पर वजन रहे, एक दूसरे की हेल्प करना चाहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खुली घास भूसा खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ में नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। नांद यानी गायों का भूसा डालने का स्थान। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बातें, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया, अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा ना लगा या बुरा कौन जाने, पर झुरी के साले गया को घर पर गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँफता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से हम पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने के में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम कर लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो एक कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने इस पर हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया? संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था।
जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। वो नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे।